हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त राजनय के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। आप सब जानते हैं कि यूएनओ आज सभी राजनयिक गतिविधियों का केंद्र है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है, उसी तरह ही अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र भी यूएनओ है। यूएनओ की स्थापना विश्व को युद्ध से बचाने के लिए और शांति स्थापना करने के लिए की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए जो कि विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो इसीलिए यूएनओ की स्थापना की गई। तो हम देखें तो यूएनओ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बनाए रखना है। यूएनओ केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग बनाकर रखता है। इसके साथ ही ये राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध भी स्थापित करता है। तो इसका मूल मंत्र शांति है। शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ वार्ता, बातचीत इत्यादि जो तरीके हैं उनको काम में लेता है। यूएनओ के जो विभिन्न अंग है, जैसे महासभा है, उसे तो विश्व की संसद की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए एक वाद विवाद का एक केंद्र है, एक मंच है। आइए अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में राजनय के कौन कौन से स्वरूप प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शांत राजनय या क्वाइट डिप्लोमेसी की। शांत राजनय, जैसा कि शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि ये इस प्रकार का राजनय है जो मेल मिलाप या शांति पर आधारित है। इस राजनय में वे प्रयत्न शामिल हैं जो कि पर्दे से पीछे से किए जाते हैं और इनका उद्देश्य होता है समस्याओं का बिना किसी प्रचार आदि के समाधान निकालना, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रचार के समस्याओं का समाधान करना। शांत राजनय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनका यूएनओ में अविश्वास था। इसके साथ ही राष्ट्रों के बीच गुटबाजी, आपसी मतभेद, इसके अलावा रूस द्वारा निरंतर असहयोग किया जाना और राष्ट्रों के निरंतर अस्तित्व प्राप्ति और वित्तीय संकट आदि ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनके लिए केवल ऐसा ही राजनय जो आवश्यक था, जिसे हम शांत राजनय कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो शांत राजनय या मेल मिलाप का राजनय पर्दे के पीछे से किए जाने वाले वे प्रयत्न हैं जिनका उद्देश्य समस्याओं का बिना किसी प्रचार या दिखावे के समाधान करना होता है। इसके हम उदाहरण देखें तो जैसे 1949 में बर्लिन के घेरे की समस्या का समाधान इसी डिप्लोमेसी के द्वारा किया गया। इसके अलावा मिस्र पर आक्रमण के पश्चात ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं की वापसी भी क्वाइट डिप्लोमेसी का ही एक उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा राजनय का स्वरूप जो यूएनओ में प्रयोग किया जाता है वो है निवारक राजनय। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। निवारक राजनय का अर्थ है हिंसा फैलने से पूर्व ही विवादों का निपटारा कर देना। इसके अंतर्गत राजनय का उद्देश्य किसी भी विवाद को तनावपूर्ण नहीं बनने देना होता है। तटस्थ राज्य या असंलग्न जो राज्य हैं या अप्रतिबद्ध जो राज्य हैं, ये राज्य शांति बनाए रखने के जो प्रयास करते हैं उनको निवारक राजनय के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो निवारक राजनय जो ये शब्द है सबसे पहले 1992 में आया, जब यूएनओ के पहला शिखर सम्मेलन हो रहा था और उसमें बुतरस घाली जो कि उस समय महासचिव थे, उन्होंने एक उस शिखर सम्मेलन में एक शांति कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। वहां उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही उन्होंने सबसे पहले निवारक राजनय की बात कही।
निवारक राजनय को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंसा फैलने से पूर्व ही विवादों को निपटा देना निवारक राजनय है। निवारक राजनय का वर्णन यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 99 में है। इस राजनय में विशेष जो जिम्मेदारी होती है वो महासचिव पर होती है, जैसे पूर्व चेतावनी देकर के तथ्यों का पता लगाना और विश्वास निर्माण करना, व्यक्तिगत संपर्क करना, ये इस राजनय के साधन है, निवारक राजनय के। इन साधनों का प्रयोग करके जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। प्लानो और रिंज ने यूएनओ में निवारक राजनय को 4 भागों में बांटा है। पहला तो वो कहते हैं निरीक्षक ग्रुप जो युद्ध विराम या अस्थायी युद्ध विराम रेखाओं या संधि सीमाओं का निरीक्षण करते हैं। दूसरा, युद्धरत पक्षों के मध्य रखी गई यूएनओ की सेनाएं। तीसरा है आंतरिक संघर्ष का दमन करने व घरेलू व्यवस्था बनाए रखने में प्रयुक्त की जाने वाली यूएनओ की सेनाएं। और चौथा भाग है सांप्रदायिक समूहों में सशस्त्र संघर्ष रोकने या सीमित करने में प्रयुक्त होने वाली संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं। इस प्रकार हम देखें तो उदाहरण हम देखें इनमें तो जैसे कोरिया की समस्या, कश्मीर की समस्या, लेबनान की समस्या हुई, गाजा की, साइप्रस की, ये जो समस्याएं हैं इनमें सेनाओं और निरीक्षण समूहों की जो भूमिकाएं हैं वो महत्वपूर्ण रही हैं। अपने ये सीमित साधन होने के बावजूद भी जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो यूएनओ का निवारक राजनय है इसके माध्यम से जटिल समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा राजनय का स्वरूप है वो है संगठन राजनय या ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमेसी। ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमेसी का अर्थ है राज्यों के संगठन के रूप में जिस राजनय को प्रयोग किया जाता है उसे हम संगठन राजनय बोलते हैं। क्योंकि यूएनओ क्या है, राज्यों का एक संगठन है जिसमें राज्य हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं। हर जो सदस्य देश है उसका यहाँ कोई ना कोई स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत रहता है। इस प्रकार यहाँ बहुपक्षीय विचार विमर्श चलता रहता है, निरंतर वार्ता चलती रहती है। ये जो विचार विमर्श और परामर्श और वार्ताएं होती हैं ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित होती हैं और यही विचार विमर्श और जो समस्याएं हैं, जो विचार विमर्श है वो समस्याओं को हल कर सकती हैं और इससे जो तनाव की स्थिति है वो कम हो जाती है और इससे जो वातावरण है वो शांत बनता है। तो यूएनओ एक सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है और आपस में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो संगठन के राज्य हैं यही आपस में संगठन के रूप में कार्य करके और राजनय का एक जो नया स्वरूप है हमारे सामने आया है जिसे हम संगठन राजनय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जैसे कांगो, क्यूबा और बर्लिन की समस्या का समाधान इसी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोमेसी के द्वारा ही हुआ है। ये ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण विश्व तीसरा जो वर्ल्ड वार था उसके कगार पर पहुंच गया था। यूएनओ ही था जिसने विश्व को इन युद्धों की विभीषिका से बचाया है और इसमें जो डिप्लोमेसी है उसका महत्वपूर्ण भाग रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो राजनय का स्वरूप है वो है असंलग्नता का राजनय। असंलग्नता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नई विचारधारा है। आप सब जानते हैं इसका जन्म उस समय हुआ जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो देश थे उनमें से किसी ने भी कोई भी जो 2 गुट बन चुके थे विश्व में, किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया था। नेहरू जी इस असंलग्नता की नीति के जन्मदाता माने जाते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस नीति को विदेश नीति का इसे मौलिक आधार बनाया, भारत की विदेश नीति का। बाद में भारत को देख करके बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया ये देश भी इस नीति को अपनाने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने भी इस नीति को अपनाया।
असंलग्न राज्य जब आपस में दूसरे राज्यों के साथ मिलकर संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं तो इसे असंलग्नता का राज्य कहा जाता है। जो असंलग्नता का राज्य है इसे हम देखें जब शीत युद्ध का समय था, जब उस समय चारों ओर अविश्वास था, कटुता थी, घृणा का वातावरण था, उस समय भी दो महाशक्तियों के बीच संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास इन राज्यों के द्वारा किया गया। असंलग्नता की नीति हमेशा से ही विश्व तनाव को कम करने में सहायक रही है। कितने भी मतभेद हो जाएं, भले ही असंलग्न राज्यों में, लेकिन फिर भी इन्होंने मिलकर के विश्व राजनीति और राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को प्रभावित किया है, उसको रोका है। छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और महाशक्तियों के बीच में कटुता को कम करने में हमेशा ही सहायक रहे हैं। असंलग्नता के राज्य का अर्थ है कि असंलग्न राज्य, छोटे से छोटा राज्य भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो कई लोग इसके निरर्थक होने की बात भी करते हैं। लेकिन शीतकालीन जो उत्तरोत्तर शीतकालीन विश्व है, यहाँ भी जो असंलग्नता का राज्य है, असंलग्नता जो की नीति है, ये उतनी ही प्रभावशाली है। वर्तमान में यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए और सुरक्षा परिषद में तीसरी दुनिया के देशों के स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिलाने में भी असंलग्न राज्य है, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा इस वीडियो में कि यूएनओ में राज्य के कितने विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं। कहीं शांति के द्वारा, कहीं प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को अपना करके, कहीं असंलग्न राज्य को अपना करके, और कहीं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो राज्य हैं वो डिप्लोमेसी में अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।